हज़ारों सालों से इंसान सोचता आ रहा है कायनात के बारे में, कायनात की तख्लीक के बारे में, एंड वेदर और नॉट देयर इज़ अ सुप्रीम क्रिएटर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। डिफरेंट ट्रेडिशंस जो माजी में आए उनकी डिफरेंट राय थी इस टॉपिक के ऊपर। एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़र्स का मानना था कि मैटर जो है वो नेसेसरी है और वो अनक्रिएटेड है, देयरफॉर वो इटर्नल है, वो हमेशा से चला आ रहा है, यानी यूनिवर्स जो है वो इटर्नल है। और वो सोचते थे कि खुदा जो है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर इनटू द कॉस्मोस, लेकिन उसने कॉस्मोस इटसेल्फ क्रिएट नहीं की। खुदा ने ऑर्डर मेंटेन किया और इंट्रोड्यूस किया यूनिवर्स के अंदर, लेकिन उसने यूनिवर्स खुद क्रिएट नहीं की। ये जो ग्रीक थॉट थी वो अपोज करती थी एंशिएंट हेब्रू राइटर्स और उनके ट्रेडिशन को, जो मानते थे कि यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती आ रही, लेकिन खुदा ने यूनिवर्स बनाई सम टाइम इन द पास्ट, सम पॉइंट इन द पास्ट। जिस तरह इनकी हेब्रू होली स्क्रिप्चर की जो पहली वर्स है वो रिफ्लेक्ट करती है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, जेनेसिस 1:1। ये जो डिबेट है आप कह लो बिटवीन क्रिएशनिज्म एंड मटेरियल एटमिज्म, ये दिस वाज सून जॉइंड इन बाय मुस्लिम थियोलॉजियंस एज वेल। इनमें से एक था अबू हामिद मोहम्मद, ऑल्सो नोन एज अल गज़ाली। ये एक 12th सेंचुरी के मुस्लिम थियोलॉजियन थे, पर्शिया से ताल्लुक़ रखते थे, जो आज मॉडर्न डे ईरान है, और इनको कहा जाता है द प्रूफ ऑफ इस्लाम, द ऑर्नामेंट ऑफ फेथ एंड द रिन्यूअर ऑफ रिलीजन। अब गज़ाली के ज़माने में जो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स और थियोलॉजियंस थे वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे बाय एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़ी। अगर आप बड़ी प्रिमिटिव स्टेज की मुस्लिम फ़िलासफ़ी पढ़ते हो तो आपको नज़र आता है इसमें एरिस्टोटलियन ट्रेडिशन की भी झलक नज़र आता है काफ़ी। तो गज़ाली देख रहा था कि उसके ज़माने में जो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स और थियोलॉजियंस थे दे वर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़ी, और वो डिनाई करना शुरू हो गए थे क्रिएशनिज़म वाला एलिमेंट कि खुदा ने क्रिएट की यूनिवर्स। वो भी यही अडॉप्ट कर रहे थे ये ओपिनियन कि अच्छा यूनिवर्स जो थी इट इज़ इटर्नल और इसके पीछे एक सुप्रीम क्रिएटर का हाथ नहीं है। तो गज़ाली ने इन मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की ट्रैजेक्टरी को सही करने के लिए सारे कामों को पढ़ा ऑफ एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़ी, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स, और उसने एक किताब लिखी तहाफ़ुतुल फ़लसफ़ा के नाम से, इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र्स, जहाँ पे उन्होंने इन फ़िलासफ़र्स के कुछ आइडियाज़ को रिफ्यूट किया और ये बात इस्टेब्लिश की कि जो आइडिया है ना ऑफ अ बिगनिंगलेस यूनिवर्स वो एब्सर्ड है। द आइडिया ऑफ एन इटर्नल and therefore uncreated universe is a very absurd idea. गज़ाली कहता है कि यूनिवर्स की नेसेसरीली एक शुरुआत होनी चाहिए इन द पास्ट, क्योंकि नथिंग बिगिंस टू एग्जिस्ट विदाउट अ कॉज, सो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी अ ट्रांसेंडेंट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। वो अपना आर्ग्यूमेंट इस तरह फॉर्मुलेट करता है। पहला प्रेमिस है वट एवर बिगिनस टू एग्जिस्ट हैज़ अ कॉज ऑफ इट्स बिगिनिंग। दूसरा प्रेमिस है द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट। नाउ द कंक्लूजन वी गेट इज देयरफॉर द यूनिवर्स हैज़ अ कॉज फॉर इट्स बिगिनिंग। अब प्रेमिस 1 जो है वट एवर बिगिनस टू एग्जिस्ट एज अ कॉज फॉर इट्स बिगिनिंग, आप अगर इसको डाउट करोगे तो गज़ाली ने इसकी सपोर्ट में कुछ आर्गूमेंट्स पेश किए हैं, जिनमें पहला आर्गूमेंट है समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग। अगर आप क्लेम करते हो कि समथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग तो दैट इज़ वर्स दैन मैजिक, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मैजिशियन पुल्स अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, एटलीस्ट यू हैव द मैजिशियन एंड द हैट। ये जो रैबिट है इट मे हैव कम आउट ऑफ नथिंग, बट एटलीस्ट दिस कमिंग आउट ऑफ नथिंग हैड अ डिटर्मिनेंट और एन एजेंट जो कि मैजिशियन था। और अगर आप क्लेम करते हो कि समथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग, तो आज क्यों नहीं कुछ भी या सब कुछ ही नथिंग से बाहर क्यों नहीं आता? वाई डजंट समथिंग और एवरीथिंग कम आउट ऑफ नथिंग टुडे? कोई घोड़ा या टी कप या फिर टीवी, ये सब चीज़ें एकदम से आसमान से टपक क्यों नहीं जाती हैं? वाई इज़ इट दैट ओनली यूनिवर्सेस कैन कम आउट ऑफ नथिंग? क्या यूनिवर्सेस डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं? क्या वो फेवर कर रही हैं यूनिवर्सेस को? लेकिन हमें कॉमन सेंस से पता चलता है कि देयर इज़ नथिंग in nothingness which favors universes, क्योंकि nothingness doesn't have any properties. ना ही it can constrain something or it itself can be constrained, क्योंकि there is nothing in it to be constrained. Lastly, common experience और जो scientific experience है ये दोनों confirm करते हैं the truth of premise 1. और जो भी इंसान modern science को पढ़ता है या फिर he is intellectually honest with himself or herself can claim कि something can come out of nothing. बहरहाल एक थोड़ा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रेमिस जो है वो प्रेमिस 2 है, दैट द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट। अब इसकी सपोर्ट हम रिव्यू करते हैं। गज़ाली एक फ़िलोसॉफिकल आर्गूमेंट पेश करता है टू इलस्ट्रेट हाउ द यूनिवर्स इंडीड बिगैन टू एग्जिस्ट। वो इस तरह पेश करता है कि वो अपना आर्गूमेंट लीन करता है ऑन द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्चुअल इन्फिनिटी। पहला प्रेमिस है इस आर्गूमेंट का, एन एक्चुअल इन्फिनिट कैन नॉट एग्जिस्ट। दूसरा प्रेमिस है एन इन्फिनिट temporal regress of events is an actual infinite.
कंक्लूजन हमें इससे मिलता है कि देयरफॉर एन इन्फिनिट टेम्पोरल रिग्रेस ऑफ इवेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट एंड द यूनिवर्स देयरफॉर बिगैन टू एग्जिस्ट। गज़ाली कहता है कि अगर तो यूनिवर्स की शुरुआत कभी नहीं हुई यानी वो इटर्नल है, तो एक इन्फिनिट नंबर ऑफ पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं प्रायर टू टुडे। यानी ऑब्वियसली अगर यूनिवर्स इटर्नल है तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पास्ट इवेंट्स हैं, लेकिन वो आर्ग्यू कर रहा है गज़ाली कि एक इन्फिनिट नंबर ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। गज़ाली कहते हैं कि एक पोटेंशियली इन्फिनिट नंबर ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एक एक्चुअली इन्फिनिट नंबर ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि पोटेंशियल इन्फिनिट वो होता है जो फाइनाइट क्वांटिटीज़ होती हैं, जो एक अनरीचेबल आइडियल लिमिट की तरफ इंक्रीज़ कर रही होती हैं, लेकिन वो कभी एक्चुअली इन्फिनिट टच नहीं करती हैं, ना ही उसको रीच करती हैं। वो उसको सिर्फ अप्रोच करती हैं टूवर्ड्स एन अनरीचेबल आइडियल लिमिट। ये होता है पोटेंशियल इन्फिनिट। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल एक डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का, अब आप उसको आधे में डिवाइड करोगे 500 मीटर, फिर उसको आधे में डिवाइड करोगे 250 मीटर, फिर आधे में डिवाइड करोगे 125 मीटर, 4s, 8s, 16s, इस तरह आप उसको डिवाइड करते रहोगे, लेकिन देयर कैन नेवर बी एन इन्फिनिट नंबर ऑफ डिविजन्स किसी भी डिस्टेंस की। ये बात कर रहा है गज़ाली। यहाँ पे एग्जांपल थी पोटेंशियल इन्फिनिट की, लेकिन गज़ाली कहता है कि एक एक्चुअल इन्फिनिटी या फिर एक एक्चुअली इन्फिनिट नंबर ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो बहुत सारी एब्सर्डिटीज़ रिजल्ट होंगी, बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो जाएंगे जिनका ना जवाब फ़िलासफ़र्स के पास है, ना मैथमेटिशियंस के पास है, ना किसी और इंसान के पास है। ये एब्सर्डिटीज़ जो अराइज होती हैं अगर तो हम कहते हैं कि एक्चुअल इन्फिनिटी या एक्चुअली इन्फिनिट नंबर ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट करती है, वो कुछ इस तरह। जॉन फिलोपोनस ने इन एब्सर्डिटीज़ को समराइज़ किया 3 मेन वेज़ के अंदर। फिलोपोनस कहता है कि एक एक्चुअल इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सो द वर्ल्ड मस्ट हैव अ बिगिनिंग। ये इसलिए है क्योंकि द पास्ट वुड नॉट बी कम्प्लीटेड एंड द फ्यूचर वुड नेवर बी रीच्ड। सेकेंडली, फिलोपोनस कहता है कि द पास्ट मस्ट हैव अ बिगिनिंग सिंस द पास्ट इज कंटिन्यूअली इंक्रीज्ड एंड इन्फिनिटी कैन नॉट बी पॉसिबली इंक्रीज्ड। पास्ट जो है माजी है, उसमें ऐड सक्सेसिव एडिशन होती रह रही है। मतलब आज का दिन है, कल मतलब टुमारो, ये आज का दिन जो टुडे है, दिस विल बी एडेड टू द पास्ट। तो वो सक्सेसिव एडिशन +1 +1 +1, आई होप यू गेट द पॉइंट। तो इस तरह वो एक इंक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी तरफ जा रहा है पास्ट, लेकिन एज वी नो एन इन्फिनिटी कैन नॉट बी पोटेंशियली और पॉसिबली इंक्रीज्ड। तीसरा, फिलोपोनस कहता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो डिफरेंट स्पीड्स पे या उनकी जो रोटेशन होती है वो डिफरेंट स्पीड पे होती है, बेसिकली दे रिवॉल्व एट डिफरेंट स्पीड्स। लेकिन एन इन्फिनिटी वुड इंक्लूड द एब्सर्डिटी ऑफ वंस इन्फिनिटी बीइंग अ मल्टीपल ऑफ अनदर। ये जो थर्ड एग्जांपल इसने दिया है ये हमें रिमाइंड कराती है ऑफ अल गज़ालीज़ रोटेटिंग प्लैनेट्स एग्जांपल। अल गज़ालीज़ एग्जांपल ऑफ रोटेटिंग प्लैनेट्स एक थॉट एक्सपेरिमेंट है बेसिकली ऑफ रोटेटिंग प्लैनेट्स एंड इटर्नल यूनिवर्स। एक ऐसी यूनिवर्स जो मान लेते हैं हम कि चलो इटर्नल है। यहाँ पे गज़ाली हमें एग्जांपल देता है कि 2 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट ए जो है वो 1 साल लेता है टू कंप्लीट अ रोटेशन, लेकिन जो प्लैनेट बी है वो 30 साल लेता है टू कंप्लीट अ रोटेशन। अगर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ रोटेशन ईयर्स ऑफ प्लैनेट ए बाय प्लैनेट बी, आपके पास 2 आंसर आएंगे। पहला आंसर है 1/30 और दूसरा आंसर है इन्फिनिटी, विच क्लियरली कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। वो ऐसे क्योंकि प्लैनेट ए 1 साल लेता है, प्लैनेट बी 30 साल लेता है, इसको आप डिवाइड कर लोगे 1/30 आएगा। लेकिन इन एन इटर्नल यूनिवर्स बोथ प्लैनेट ए एंड बोथ प्लैनेट बी दोनों ने इन्फिनिट नंबर ऑफ रोटेशंस कर लिए होंगे। तो 1/30 एक तरफ आंसर आपके पास आ रहा है, दूसरी तरफ इन्फिनिटी आ रहा है, विच क्लियरली कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। 14th century Jewish philosopher Jasonides या Jasonides, whichever way you pronounce his name, वो कहता है कि if the universe was eternal, the number of lunar eclipses would be infinite, which means that the moon would be in a state of eternal eclipse. वो ये बात भी absurd है बहुत। इसके अलावा जीनोस डायकोटमी पैराडॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, वो इलस्ट्रेट करता है द absurdity of an actual infinity. ये डिज़ाइन किया गया टू प्रूव दैट एन ऑब्जेक्ट नेवर रीचेज इट्स एंड। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, इट मस्ट रीच हाफ वे ऑन अ कोर्स बिफोर इट रीचेज द एंड, एंड बिकॉज देर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ हाफ वे पॉइंट्स, अ मूविंग ऑब्जेक्ट नेवर रीचेज द एंड इन अ फाइनाइट टाइम। These absurdities, which result from the existence of an actually infinite number of things, could also be illustrated by the Hilbert's hotel, जो ब्रेन चाइल्ड है ऑफ द जर्मन मैथमेटिशियन डेविड हिल्बर्ट। ये जो मिसाल है हिल्बर्ट्स होटल की, ये कुछ इस तरह है कि डेविड हिल्बर्ट हमें इनवाइट करता है टू इमेजिन एन ऑर्डिनरी होटल विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स। आप इमेजिन कर लो कि सारे रूम्स जो हैं इस होटल के अंदर
ये फुल हैं। एक गेस्ट आता है फ्रंट डेस्क पे और वो कहता है मुझे रूम चाहिए, मैनेजर कहता है नहीं भाई सारे रूम फुल हैं, और ये होती है कहानी ख़त्म, गेस्ट चला जाता है। ये था ऑर्डिनरी होटल। अब आप इमेजिन करो एक होटल जिसमें एक इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम्स हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक होटल है जिसमें एक इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम्स हैं, और आप सपोज़ कर लो कि ये सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम्स जो हैं ये सारे के सारे फुल हैं। अब सपोज़ करो कि एक न्यू गेस्ट आता है फ्रंट डेस्क पे और वो एक रूम ढूंढ रहा है। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर कहता है कोई मसला नहीं है। मैनेजर मूव करता है, रूम 1 में जो बंदा ठहरा होता है उसको रूम 2 में मूव करता है, रूम 2 में जो बंदा ठहरा होता है उसको रूम 3 में मूव करता है, रूम 3 वाले को रूम 4 में मूव करते हैं, एंड सो ऑन। सो दैट जो फर्स्ट रूम होता है वो अब खाली है और वो उसमें जो है वो न्यू गेस्ट जाके रह सकता है। बट बिफोर द न्यू गेस्ट अराइव्ड ऑल द रूम्स वर ऑलरेडी फुल। लेकिन अब मैनेजर ने जो किया उसके बाद रूम 1 जो है वो फ्री हो गया, सो विच इज़ वेरी absurd। अब आप इमेजिन करो इस सिनेरियो में कि एक इन्फिनिटी ऑफ न्यू गेस्ट्स शो अप एट द फ्रंट डेस्क लुकिंग फॉर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम्स। अब मैनेजर अब क्या करता है, मैनेजर रूम 1 में जो ठहरा होता है बंदा उसको रूम 2 में मूव करता है, रूम 2 को रूम 4 में मूव करता है, रूम 3 को रूम 6 में मूव करता है, रूम 4 को रूम 8 में मूव करता है, each time moving the person into the room numbered twice his own, since any number multiplied by 2 is an even number, and so all the odd numbered rooms become vacant and the infinite number of new guests can be accommodated in these odd numbered rooms। और ये एक infinite number of times मैनेजर कर सकता है to accommodate an infinite number of guests। लेकिन ये बहुत absurd है because before they all arrived all the rooms were already full, लेकिन at the same time the manager can accommodate an infinite number of guests। तो ये एग्जांपल जो हिल्बर्ट्स होटल की ये आपको इलस्ट्रेट करती है हाउ द आइडिया ऑफ एन एक्चुअल इन्फिनिट इज़ वेरी एब्सर्ड। ये जो आर्गूमेंट था ये गज़ाली ने प्रेजेंट किया था जो विच वाज कंसर्न्ड विद द एब्सर्डिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्चुअल इन्फिनिटी। लेकिन अब जो सेकंड आर्गूमेंट गज़ाली पेश कर रहा है जो एक और फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट है, इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एन एक्चुअल इन्फिनिटी बाय सक्सेसिव एडिशन। इसको गज़ाली इस तरह फॉर्मुलेट करता है। पहला प्रेमिस है अ कलेक्शन फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव एडिशन कैन नॉट बी एन एक्चुअल इन्फिनिटी। सेकंड है द टेम्पोरल सीरीज ऑफ इवेंट्स इज अ कलेक्शन फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव एडिशन, देयरफॉर द टेम्पोरल सीरीज ऑफ इवेंट्स कैन नॉट बी एन एक्चुअल इन्फिनिटी। गज़ाली कहता है कि जो सीरीज़ ऑफ पास्ट इवेंट्स है ना, यानी परसों फिर कल फिर आज, ये जो सारा माजी है ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, एक टेम्पोरल सीरीज ऑफ इवेंट्स है। ये फॉर्म होता है बाय एडिंग वन इवेंट आफ्टर अनदर, लाइक अ सीक्वेंस ऑफ डोमिनोज फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर अंटिल द लास्ट डोमिनो, जो कि टुडे है, आज का प्रेजेंट मोमेंट है। लेकिन गज़ाली आर्ग्यू करता है कि नो सीरीज विच इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग वन मेंबर आफ्टर अनदर कैन बी एन एक्चुअल इन्फिनिटी, फॉर इट कैन नॉट पास थ्रू एन इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन एट अ टाइम। दिस इज ईजी टू सी इन द केस ऑफ ट्राइंग टू काउंट टू इन्फिनिटी। नो मैटर आप जितना भी हाई काउंट कर लो, देयर इज स्टिल एन इन्फिनिटी ऑफ नंबर्स लेफ्ट टू काउंट। लेकिन अगर आप काउंट नहीं कर सकते टू इन्फिनिटी, हाउ कुड यू काउंट डाउन फ्रॉम इन्फिनिटी? दिस कुड बी लाइक क्लेमिंग टू हैव काउंटेड डाउन ऑल द नेगेटिव नंबर्स ऑल द वे डाउन टू ज़ीरो। ये इम्पॉसिबल है बिकॉज बिफोर यू कुड कम डाउन एंड काउंट ज़ीरो यू वुड हैव टू काउंट -1, -2, -3, -4, -5 and all the way back to infinity. So before any number could be counted, an infinity of numbers would have to be counted first. You just get driven back and back into the past so that no number could ever be counted, and so the final domino could never fall if an infinity of number of dominoes had to fall first, so that the present day could never be reached. But obviously here we are, so this shows that the series of past events must be finite and have a beginning. इससे मिलता जुलता एक आर्गूमेंट सादिया बिन जोसेफ ने पेश किया था while she was working on her कलाम cosmological argument as well. अलेक्जेंडर प्रस और रॉबर्ट कून्स ने भी ये एब्सर्डिटी दिखाई ऑफ एन एक्चुअल इन्फिनिटी, जो उन्होंने इलस्ट्रेट की इन व्हाट इज़ नोन एज द ग्रिम रीपर पैराडॉक्स विच इज़ सिमिलर टू बेनेडार्टेज पैराडॉक्स। और ये दोनों स्ट्रेंथन करते हैं गज़ालीज आर्गूमेंट फॉर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्चुअल इन्फिनिटी। गज़ाली अब इस्टेब्लिश करता है कि एक एक्चुअल इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सो द टेम्पोरल सीरीज ऑफ इवेंट्स कैन नॉट बी इन्फिनिट, इट मस्ट स्टॉप समवेयर, इट मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर। इसको साइंटिफिक कंफर्मेशन भी हमारे पास है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ऑफ द यूनिवर्स इज बिगिनिंग, और ये आती है फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। 1917 में आइंस्टाइन ने अप्लाई की अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू द यूनिवर्स, लेकिन उसने ये पता लगाया कि
कुछ टेरिबली मिसिंग है। कुछ मिसिंग है क्योंकि उसकी इक्वेशंस जो थी वो डिस्क्राइब कर रही थी एक ऐसी यूनिवर्स जो आइदर ब्लो अप कर रही थी लाइक अ बलून और वॉज कोलैप्सिंग इन अपॉन इटसेल्फ। 1920s में फिर रशियन मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्रीडमैन और बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेट्रे ने आइंस्टाइंस की इक्वेशन को लिया एट फेस वैल्यू और अपना एक मॉडल बनाया ऑफ एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। 1929 के अंदर फिर एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक डिस्कवरी की जिसने वेरीफाई किया फ्रीडमैन और लेमेट्रे के मॉडल को। उसने यानी एडविन हबल ने ये देखा कि जो लाइट आ रही है फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज वो बड़ी रेडर आप कह सकते हो अपेयर हो रही है दैन एक्सपेक्टेड। ये जो रेड शिफ्ट जिसको कहते हैं रेड शिफ्ट फिनोमेना, ये जो रेड शिफ्ट है इन द लाइट, इट वाज ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ लाइट वेव्स एज द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। इसने कंफर्म किया फ्रीडमैन लेमेट्रे मॉडल को, और ये फ्रीडमैन लेमेट्रे मॉडल इट इवेंचुअली केम टू बी नोन एज द बिग बैंग मॉडल, जो प्रपोज करता है कि यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है, इट इज़ कंटिन्यूअली एक्सपेंडिंग। एंड सो एज यू ट्रेस द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स बैक इन टाइम, सब कुछ करीब होता जाता है, एवरीथिंग गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर, और इवेंचुअली जो डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन स्पेस वो ज़ीरो हो जाता है। वो अब जब आप ट्रेस कर लोगे इट ऑल द वे बैक, you've reached the boundary of space and time. This is literally the beginning of space and time. ये मॉडल, ये फ्रीडमैन लेमेट्रे मॉडल, ये बिग बैंग मॉडल इम्प्लाई करता है कि पास्ट टाइम फाइनाइट है एंड देयरफॉर हैड अ बिगिनिंग। Since past time is the arena in which all matter and energy exist, the beginning of space time is also the beginning of all matter and energy. It's the beginning of the universe. ये जो स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल है ये प्रिडिक्ट करता है एन एब्सोल्यूट बिगिनिंग टू द यूनिवर्स, और ये एक मेजर साइंटिफिक कन्फर्मेशन है ऑफ द सेकंड प्रेमिस ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। 2003 के अंदर फिर बॉर्ड गुथ वैलेंकिन मॉडल आया और उसने ये प्रपोज किया कि कोई भी यूनिवर्स जो एक कॉस्मिक एक्सपेंशन की स्टेट में है, इट कैन नॉट हैव बीन इन्फिनिट इन द पास्ट बट मस्ट हैव अ बिगिनिंग। इसके अलावा भी एक और सेकंड साइंटिफिक कन्फर्मेशन है ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये कहता है कि अनलेस एनर्जी इज बीइंग फेड इनटू अ सिस्टम, दिस सिस्टम विल बिकम इंक्रीजिंगली डिसऑर्डरली। ये एक ग्रिम प्रेडिक्शन पेश करता है फॉर द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। गिवन इनफ टाइम, जो सारी की सारी एनर्जी है यूनिवर्स के अंदर, इट विल स्प्रेड इटसेल्फ आउट इवनली थ्रू आउट द यूनिवर्स, रीचिंग अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सो दैट नो लाइफ इज पॉसिबल। साइंटिस्ट इसको हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहलाते हैं। ये एक क्वेश्चन रेज करता है बाय द वे कि if given enough time the universe will inevitably stagnate in a state of heat death, then why if it has existed forever it is not now in a state of heat death? अगर तो कुछ चंद हज़ार सालों बाद, एक चंद लाखों सालों बाद हीट डेथ अकर करेगी, तो अगर तो यूनिवर्स इटर्नल है और वो हमेशा से चले आ रही है, तो अब तक हम लोग एक स्टेट ऑफ हीट डेथ के अंदर क्यों नहीं है? If in a finite amount of time the universe will reach equilibrium, then given infinite past time it should be by now already be in a state of equilibrium, but it's not. Therefore the universe has not existed since eternity and had a beginning. अगर आप 2 सेकंड के लिए ये साइंटिफिक कन्फर्मेशंस को और गजाली के आर्गूमेंट्स को साइड पे भी रख लो और आप कॉमन सेंस पे अपने आप से नेगोशिएट करो कि अगर फॉर एग्जांपल यूनिवर्स भी नहीं बल्कि पास्ट टाइम अगर इन्फिनिट है भी एंड द यूनिवर्स इज़ इन्फिनिट एज वेल, तो जो फर्स्ट इवेंट जो अकर हुआ, जो फर्स्ट मटेरियल इवेंट, फिजिकल इवेंट अकर हुआ इन द यूनिवर्स, क्या उसके लिए सफिशिएंट टू डिटर्मिनेट कंडीशंस विच गेव राइज टू दिस फर्स्ट इवेंट, क्या वो इटर्नली प्रेजेंट थे या वो कंडीशंस इटर्नली प्रेजेंट नहीं थे? अगर तो ये डिटर्मिनेट सफिशिएंट कंडीशंस विच गेव राइज टू द फर्स्ट इवेंट, अगर ये इटर्नली प्रेजेंट थे, अगर ये हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे थे, देन द फर्स्ट इवेंट वुड बी इटर्नल एज वेल। लेकिन क्योंकि द फर्स्ट इवेंट इज़ नॉट इटर्नल, देयरफॉर these conditions could not be eternal. These must be initiated by something which was immaterial. जिस तरह एरिस्टोटल ने अपना प्राइम मूवर या फिर अनकॉज्ड कॉज का आर्ग्यूमेंट पेश किया इन व्हाट वाज द बुक्स नेम, इन द मेटाफिजिक्स, आई थिंक इन बुक लाम्डा इन द मेटाफिजिक्स, वो अपना ये आर्ग्यूमेंट पेश करता है, सम अप करता है रादर। वो ये कहता है कि 4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन होती हैं एंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल थिंग यू नीड टू निगोशिएट और प्रेजेंट इट्स 4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन। और कोई भी चीज़ जिसका इन चारों में से मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फाइनल कॉज, इनमें से कोई भी कॉज आप पेश नहीं कर सकते, दैट थिंग इज़ नॉट मटेरियल, दैट थिंग इज़ इमटेरियल। तो आप बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स को इमेजिन करो व्हेन देयर वाज नथिंग, नथिंगनेस को इमेजिन करो आप, और आप इमेजिन करो कि नथिंगनेस थी और उसके बाद
suddenly there was some material thing which existed. What was that material thing that existed and how did it come into existence? क्योंकि we know कि nothing comes out of nothing, और ये जो material thing है, it could not have been caused by something other than that which was material, because obviously it was the first material thing. Then therefore you find out that this material thing, this first event must have been caused by something which was immaterial, और वो immaterial चीज़ क्या है? वो खुदा है. That is the creator of the universe. गज़ाली अब आर्ग्यू करता है कि ये जो नेचर है इस कॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स की, वो क्या है? दिस मस्ट बी अनकॉज्ड इटसेल्फ. इट मस्ट बी बिगिनिंगलेस, इट मस्ट बी टाइमलेस, इट मस्ट बी स्पेसलेस, चेंजलेस, इमैटेरियल, पावरफुल एंड पर्सनल. It must be personal because of the theory of particularization. The existence of possible things in one time rather than another, or one place as opposed to another, is evidence of an external particularizer. Al-Baqillani argue करता है कि had the reason been inherent to the physical object in question, all such objects with identical properties would come about at the same time and place and in the same way. So the reason for something being the way it is and for coming into being at one time rather than sooner or later is proof of an external chooser. यानी अगर खुदा ने कि फॉर एग्जांपल आप खुदा की अभी बात ना भी करो, आप कह दो कि ये यूनिवर्स की क्रिएशन के पीछे एक कॉज है, एक ट्रांसेंडेंट कॉज है. अब वो ट्रांसेंडेंट कॉज पर्सनल क्यों होना चाहिए? क्योंकि उस कॉज के पास एक विल होनी चाहिए जिसके वजह से वो डिसाइड करेगा, अच्छा आई विल क्रिएट द यूनिवर्स एट टाइम ए रादर देन टाइम बी or rather than time C. तो जो ये choosing of bringing into existence and choosing of bringing not into existence, तो ये जो choosing वाला element है ना, it says के that transcendent cause should be a personal cause because it has a will, जिसकी वजह से इस cause ने decide किया between that thing's existence or its non-existence and when its existence was to be put in place, और उसने कब किया और वो कैसे किया और किस चीज़ के लिए किया, और वो ट्रेजेक्टरी क्या होगी उस फर्स्ट इवेंट की जो वो इनिशिएट करेगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स काइंड ऑफ प्रेजेंट द आइडिया ऑफ अ पर्सनल क्रिएटर टू यू, एंड दिस कॉज इज आइडेंटिफाइड एज गॉड.